अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैब साइकिल। मैंने आपको जो है पहले बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन के जो है ना कुछ स्टेप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था और उसके बाद फिर क्रैब साइकिल। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट है। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्रैब साइकिल पे एंटर नहीं होता, बल्कि पहले जो है पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उसके बाद जो है जो प्रोडक्ट बनता है वो जो है वो क्रैब साइकिल में एंटर जो है वो होता है। तो हम देखते हैं कि पहले जो है वो होता क्या है। जो पायरुवेट है उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होगी कि डायरेक्ट जो है जो पायरुविक एसिड बनता है वो बनता है हमारा साइटोसोल में यानी सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो पायरुवेट है वो डायरेक्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होता और क्रैब साइकिल जो है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है उस वो डायरेक्टली जब क्रैब साइकिल में एंटर नहीं होता तो उसकी जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और फर्स्ट जो है वो फिर चेंज हो जाता है टू कार्बन एसिटिक एसिड मालिक्यूल में। तो उसमें से जो एक कार्बन कार्बन का मालिक्यूल यानी एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और साथ ही जो है वो एक हाइड्रोजन का का एटम जो है वो रिलीज़ होता है। और हम जो क्रैब साइकिल को जो है वो ना सिर्फ क्रैब साइकिल बल्कि सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है वो होता क्या है। तो किस तरह से जो है वो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है। तो पहले जो है वो एक जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो NaDH जो है वो बनेगा। और साथ ही जो है जब NaDH और ये रिलीज़ होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। उसके बाद जो है वो कोएंजाइम ए उसके साथ यूनाइट करेगा और वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में एंड दे आर आल्सो एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एंटर होगा तो एंटर होने के बाद जो एक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रीकर्सर मौजूद होगा ऑक्सोलो एसीटेट, वो भी 4 कार्बन एटम में मालिक्यूल है। तो वाटर की मालिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए और फिर वाटर का मालिक्यूल जो है वो एंटर होगा और जो है वो एस्टाइल को एंजाइम और ऑक्सोलो एसीटेट मिलकर जो है वो सिट्रेट का मालिक्यूल जो है वो बनाएंगे। और फिर को एंजाइम ए दोबारा से रिमूव हो जाएगा दोबारा से रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब जो सिट्रेट है वो जो है क्या होगा भला, वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में और इसकी आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन का मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो सिर्फ चेंज होगा। अब आइसोसिट्रेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल रिमूव होगा और साथ ही जो है वो हाइड्रोजन का मालिक्यूल भी रिमूव होगा और फिर NaD से NaDH जो है वो बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा। अब आइसोसिट्रेट जो था 6 कार्बन मालिक्यूल था और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो 5 कार्बन मालिक्यूल जो है वो है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट की दोबारा से जो है सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है डीकार्बोक्सिलेशन का कि कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल रिमूव होगा साथ ही हाइड्रोजन जो है वो भी रिमूव होगा। अब अल्फ़ा ग्लूटारेट की जब डी सेकेंड जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो यहाँ पर जो है वाटर की एडिशन होगी। लेकिन आपकी डायग्राम जो बनी हुई है उसके अंदर साइकिल में वाटर की एंट्रेंस नहीं दिखाई हुई, लेकिन थ्योरी में जो है वो बताया गया है। अब जब मैंने कहा कि यहाँ पर दोबारा से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होनी है, दैट्स मीन कि दोबारा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो मॉलिक्यूल रिमूव होगा और साथ ही हाइड्रोजन रिमूव होगा जो कि NaD को NaDH में कन्वर्ट जो है वो करेगा। और पूरे का क्रैब साइकिल में ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी और जो एनर्जी जनरेट होगी तो GDP का मॉलिक्यूल जो बनेगा, यानी यहाँ पे GDP मौजूद होगा और जो हाईली एनर्जेटिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो GDP के साथ मिलकर यानी गोनीन डाई फॉस्फेट के साथ मिलकर GTP बनाएगा। गोनीन जो है वो ट्राईफॉस्फेट। अब वहाँ पर जब ADP का मालिक्यूल ऑलरेडी मौजूद होगा तो वो GTP का मालिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा और वो ब्रेक होने के बाद
जो है वो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी को देगा और एडीपी से एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा। तो आपने याद रखने के पूरे क्रैप साइकिल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है जब उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो जीटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा जो फॉर्म ब्रेक होके जो है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट जो है वो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो सक्सीनेट बनेगा। सक्सीनेट जो 4 कार्बन मालिक्यूल है और जो 4 कार्बन मालिक्यूल्स है यानी इसकी क्या होगी सक्सीनेट की फिर ऑक्सीडेशन होगी और दोबारा से जो है वो FADH2 प्रोड्यूस होगा। FAD जो है ये भी एक कोएंजाइम है और FADH2 जो है इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि FAD यहाँ पर सक्सीनेट से जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल निकलेंगे और ये FADH2 में इसको कन्वर्ट कर देंगे और ये फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमारेट जो है वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर एक वाटर का मालिक्यूल जो है वो एंटर होगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको मैलेट में और मैलेट जो है वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद दोबारा से जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हाइड्रोजिनेशन होगी मैलेट की। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन और फिर NAD दोबारा से NADH में से कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सोलो एसीटेट में। अब ऑक्सोलो एसीटेट जो है ये वो ही प्रीकर्सर है जो कि एस्टिक एस्टाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर इसको कन्वर्ट करता है एसिट्रेट में। इस तरह से क्रैब साइकिल जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। अब क्रैब साइकिल का जो नाम है क्रैब वो साइंटिस्ट के नाम पे है जो कि क्रैब साइंटिस्ट था उसके नाम पे रखा गया है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है वो NADH जो है वो बने हैं और साथ ही FADH2 भी जो है वो बना है और ATP के मालिक्यूल भी बना है। दैट्स मीन कि क्रैब साइकिल इज़ एनर्जी जो है वो जनरेटिंग स्टेप्स। उसके बाद जो यहाँ पर क्रैब साइकिल में NADH बनेगा और हाइड्रोजन वो जो है वो प्रोड्यूस होंगे कहाँ से बोला NAD और NAD से। उसके बाद NAD अपना हाइड्रोजन जो है वो रेस्पिरेटरी चेन में एंटर कर देगा और उसके बाद डिफरेंट जो है वो स्टेप से गुजरते हुए यानी बहुत सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप्स जो है रिएक्शंस होंगे और उसके बाद जो है डिफरेंट कोएंजाइम्स एंजाइम्स और साइटोक्रोम्स और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो एंड में बनेगी। अब आपने देखना है कि ये हाईली एनर्जेटिक जो प्रोसेस है और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कंप्लीट होगी बच्चे तो इसके एंड पर जो है वो हमारी कंप्लीट जो है वो क्या चीज़ बन जाएगी यानी कंप्लीट एरोबिक जो रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा तो पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो वाटर में कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा। और लेकिन ये स्टेप जितने कि हमें आसानी से नज़र आ रहे हैं ये ऐसा स्टेप नहीं है बल्कि ये कंप्लीट जो है बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस देयर। तो आपने ये बच्चे पूरा जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये को अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है। और जब हम देखते हैं कि ओवरऑल व्यू क्या बनता है तो आपने ये याद रखना है कि जो है एंड पे जो है वो कितने ATP के मालिक्यूल जो है वो बने हैं यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में जिसमें ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीनों स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हैं। तो हम देखते हैं टोटल जो है वो 36 ATP के मालिक्यूल जो है वो हमारे पास नेट आएंगे। और ये भी आपने याद रखना है कि NAD जब बनता है तो NAD हमेशा 1 NAD जो है वो बनाता है जो है वो 3 ATP की मालिक्यूल की इक्विवेलेंट होता है और FADH जो है वो 2 ATP के मालिक्यूल के इक्विवेलेंट जो है वो बनाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें 4 ATP के मालिक्यूल बनते हैं और 2 ATP के मालिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह क्रैब साइकिल में 2 ATP के मालिक्यूल जो है वो टोटल बनते हैं और 6 जो है NADH बनते हैं और 2 जो है FADH2 बनते हैं। तो जहाँ पे 6 NAD बने तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो 24 बन जाएंगे ATP के मालिक्यूल। और इस तरह जहाँ FADH के 2 मालिक्यूल बन रहे हैं उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वो 4 ATP के मालिक्यूल के बराबर बन जाएंगे। इस तरह से टोटल जो अगर आउटपुट देखें तो 40 ATP के मालिक्यूल बनते हैं और 4 ATP के मालिक्यूल जो पूरे प्रोसेस में कंज्यूम होते हैं। तो टोटल जो नेट हमारे पास आया वो 36 ATP के मालिक्यूल जो हैं वो टोटल बनेंगे। तो बच्चे आपने कंप्लीट जो है ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज को भी देख लेना है और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे काइंडली आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।